अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें हमने एक फार्मूला डिराइव की थी आज हम, और एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम कुछ एक स्पेशल केस डिराइव करेंगे और उसके बाद पिछले टॉपिक पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास कुछ स्पेशल केस होते हैं। पहला केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। स्पेशल केस फर्स्ट है, जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होता था। तो पहले लिखते हैं हमारी फॉर्मूला किसके बराबर होती थी। ये हमारी फॉर्मूला थी आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब ये कॉस 0 डिग्री बनेगा, तो ये आएगा मेरे पास। तो क्या आएगा हमारे पास, तो आर स्क्वायर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। और कॉस 0 हमारे पास कितना होता है, कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। यह आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर स्क्वायर हमारे पास आएगा। क्या मैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा इसी के बराबर। तो क्या मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बजाय a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो r मुझे किसके बराबर आएगा, a प्लस बी। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आया मुझे, क्या मैं सिंपली लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये मेरा रिजल्टेंट आता है जब हमारा थीटा कितना होता है 0 डिग्री। सिंपली तो इसको हम कहते हैं r मैक्स, a प्लस b, इसको हम कहते हैं r मैक्स। मतलब रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होता है। कितना, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट तब मैक्सिमम होता है। इससे ज़्यादा कभी रिजल्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री एंगल पे सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। इससे ज़्यादा कभी हमारा वैल्यू नहीं निकलेगा रिजल्टेंट का। तो ये हमारा एक केस हो गया, जब हमारा एंगल 0 डिग्री का हो। तो अब केस सेकंड, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा केस, जब थीटा हमारा 180 डिग्री का होगा। तो से सिमिलर वे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। तो आर स्क्वायर मेरे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो है कॉस 180 होता है। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यह आएगा बराबर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आर स्क्वायर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab? तो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, तो आर स्क्वायर मुझे आएगा, आर आएगा मुझे बराबर a माइनस बी। आर मुझे आया बराबर a माइनस बी। रिजल्टेंट मुझे आया बराबर a माइनस बी। a माइनस बी नहीं लिखेंगे, r इज इक्वल टू a डिफरेंस b। a डिफरेंस b क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर कभी b बड़ा हुआ है, b बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट तो माइनस में आएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट एक लेंथ है और लेंथ माइनस में नहीं आती, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आती। तो क्या, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। मैग्नीट्यूड, ये मॉड लगाने से क्या, जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपली ये जो मैं निकला मुझे r इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, यही होता है मेरा बराबर r मिनिमम।
ये मेरा होता है बराबर आर मिनिमम। रिजल्टेंट कहाँ पे मिनिमम होता है, जब हमारा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, ना तो कभी इससे ज्यादा जाएगा ना कभी इससे कम होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जो ये रिजल्टेंट होता है, जो ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा कहाँ से होती है, ए डिफरेंस बी और ग्रेटर देन ए प्लस बी। तो आर की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, ए माइनस ए डिफरेंस बी, जो दो वेक्टर्स की डिफरेंस और सम के बीच में होती है। तो ये हमारे दो केस हो गए। यहाँ पे ए प्लस बी आर मैक्सिमम होता है, ए माइनस बी आर मिनिमम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि कभी बी बड़ा होगा तो नेगेटिव भी आए, तो ऐसा कुछ है नहीं कि लेंथ हमारी नेगेटिव आई, तो इसलिए मैंने इसमें मोड लगा दिया ताकि हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आए। ये हमारा आर मिनिमम होता है। जो हमारा रिजल्टेंट है ना उसकी वैल्यू इससे कभी छोटी होगी ना तो इससे बड़ी होगी। तो ये आर आया, आर हमें किसके ग्रेटर आया, इसके ग्रेटर आया और इससे लेस आया, मतलब इन दो के बीच में ही आर की वैल्यू हमेशा आएगी। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक और छोटा तीसरा केस करने जा रहे हैं। ये दो केस आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना। तो हमारा तीसरा केस मेरे पास क्या आता है, केस थर्ड। केस थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड केस क्या है मेरे पास, जब मेरा थीटा 90 डिग्री का होगा, मतलब थीटा मेरा 90, मतलब ऐसा कुछ होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी। जब मेरा थीटा 0 डिग्री था तब दोनों वेक्टर ऐसे ही होंगे, ये मेरा ए ये मेरा बी। और जब मेरा 180 था तो एक वेक्टर यहाँ से जाएगा, एक वेक्टर यहाँ से जाएगा। ये उन दो में लिख देना, ऐड कर लेना। जब मेरा वेक्टर ऐसा होगा जब थीटा होगा 0 डिग्री का, जब थीटा होगा 180 डिग्री का, तो वेक्टर्स ऐसे होंगे। तो ये उन दो में ऐड कर लेना। तो ये इसके लिए जब मेरा वेक्टर कैसा होगा, जब एंगल 90 होगा, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। आर स्क्वायर होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के तो आप आए हैं 11th क्लास में, तो आपको पता होगा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये आर स्क्वायर किसके बराबर आया मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारा तीसरा केस भी हो गया। इस केस में हम अल्फा भी देखेंगे। अल्फा कितना होता था हमारे पास, अल्फा कितना होता था, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यह आएगा हमारा बराबर बी साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हमारे पास 1 होता है, साइन 90 1, तो मतलब ये आएगा ऊपर b डिवाइड बाई और ये a प्लस 0। 0 क्यों, cos 90 हमारे पास 0 होता है। तो सिंपली अल्फा हमारे पास कितना आया, अल्फा आया हमारे b बाई tan अल्फा, सॉरी tan अल्फा कितना आया हमारे पास b बाई a। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केस। और आगे और जब हम और आगे चलेंगे तो और कुछ स्पेशल केस इसमें निकलते हैं। फिलहाल के लिए हम यही 3 केस याद रखेंगे, कितना, 0, 180 और 90। तो आप सब लोग ये नोट कर लीजिए। इसमें हमने अल्फा भी निकाला, अल्फा या फिर लिख सकते हैं लास्ट में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a। इसमें अल्फा बहुत सिंपल है, सीधे दो वेक्टर्स का डिवीजन, वेक्टर b डिवाइड बाई वेक्टर a। वेक्टर b कौन है, जिसके साथ ये एंगल नहीं बनाता। ये वेक्टर b तो वही है ना, ऐसे था मेरा कुछ, ये मेरा रिजल्टेंट होता था, ये अल्फा ये था। तो इन शॉर्ट आप याद ये भी रख सकते हो, नीचे इनवर्स जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो इसके नीचे आएगा, और जिसके साथ नहीं बनाता वो, अगर कहीं भी यहाँ पे a होगा कभी यहाँ पे b होगा तो वहाँ पे आएगा a बाई b। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा।
कभी अगर इसके साथ एंगल बनाता होगा, इसके साथ एंगल नहीं बनाता होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा नीचे आएगा। तो किस केस में है ये, इस पे 90, जब हमारा थीटा 90 होगा। होप आप सब लोग को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ ये वीडियो एंड करते हैं हम। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इन केस के रिलेटेड नहीं है, ये जो हमने कल पढ़ा था या जो मैं पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पूरा क्वेश्चन तो अब लिखूंगा नहीं। मेरे पास फोर्सेस का रेशो दिया है, फोर्स का रेशो कितना दिया है मुझे, 3:5, और रिजल्टेंट मुझे वही से दिया है। ये मेरा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट मुझे दिया है कितना, 28 न्यूटन। एक तो मुझे फोर्सेस का रेशो दिया है और मुझे रिजल्टेंट भी वही से दे रहा है, और थीटा मुझे दिया है 60 डिग्री का। ये मुझे मांग रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ये मुझे ईच फोर्स बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, हमारे पास दो फोर्स का रेशियो दिया था 3:5 और मुझे रिजल्टेंट दिया था 28 न्यूटन, और मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा दिया था 60 डिग्री। और ये मुझे बता रहा है कि बताइए जो ये फोर्सेस दो लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। r² तो r तो मुझे दिया है, कितना दिया है, 28 न्यूटन। r तो मुझे इसने वहीं से दिया है, कितना दिया है, 28 का स्क्वायर होगा बराबर a तो मुझे पता ही नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूँ लेट, क्या मैं फोर्स उसको लेट कर सकता हूँ, लेट फोर्स 1 = 3x, तो F2 कितना होगा मेरा 5x, क्योंकि मुझे ये रेशो में दिए थे। तो a के बजाय a मान लीजिए a = b। तो a कितना है मुझे 3x, ये आएगा 3x का स्क्वायर + 5x का स्क्वायर + 2 × 3x × 5x × cos 60। cos 60 हमारे पास होता है 1/2, तो सीधे वैल्यू लिख देंगे क्योंकि एंगल तो थीटा में 60 दिया था, तो लिखेंगे सीधे 1/2। ये 2 और ये 2 गया, तो यहाँ क्या बचा मुझे, 28 का स्क्वायर किसके बराबर होगा मुझे, 9x² + 25x² + 15x²। 28 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा मुझे, ये आएगा मुझे बराबर 49x²। कैसे, 25 + 15 हुआ 40, 40 + 49 और तीनों x² है तो आया मुझे x²। क्या 28² को लिख सकता हूँ मैं 7x का होल स्क्वायर, कैसे, ये x को a स्क्वायर इसको भी जाएगा, मतलब x², 7 7 49, तो मुझे सीधा आया 49x²। तो x किसके बराबर आएगा मुझे, x² किसके बराबर आएगा मुझे, 28/7 का स्क्वायर। तो x किसके बराबर आएगा मुझे, 28/7। तो x किसके बराबर आया मुझे, 4 न्यूटन। x मुझे आया 4 न्यूटन। तो x तो अब मुझे मिल गया। तो अब मुझे क्या चाहिए थे, F1 और F2, क्योंकि उसे मुझे मांगा था मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो F1 जो हमने F1 लिखा था, F1 किसके बराबर था हमें, 3x के 3 × x कितना निकला मुझे, 4 न्यूटन। यह आया मेरा 12 न्यूटन। और फोर्स 2 कितना दिया है मुझे, 5x, वो 5x वो होगा मेरा बराबर 5 × 4 न्यूटन। ये आया मेरा बराबर 20 न्यूटन। होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें दिया था फोर्स का रेशियो और दिया था रिजल्टेंट भी वही से, और थीटा भी दिया था। इसने हमें से मांगा था मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली फॉर्मूला लगा के
और हमने लेट किया फोर्स 1 को 3x, क्योंकि हमारे पास 3 रेशियो दिया था, हमारे पास फोर्स तो पता नहीं था, तो मैंने लेट किया 3x और F2 को लेट, F2 तो बन जाता फिर 5x, और इसी को a और b से रिप्रेजेंट करके सिंपली एक फॉर्मूला में सब वैल्यू डालता गया, तो मुझे x की वैल्यू निकली 4 न्यूटन। जब मुझे x की वैल्यू निकली तो मैंने F1 3x के बराबर था, x की वैल्यू F1 में भी डाली, F2 में भी डाली, तो इससे मुझे क्या मिला, तो ईच मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मुझे मिल गया। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।